बिहार में पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है। मतलब पहले चरण में 6 नवंबर को बिहार की 121 विधानसभा सीटों पर जहां मतदान होना है, वहां अब कोई प्रचार नहीं होगा। वैसे यह पहला चरण काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें सरकार की ओर से दोनों डिप्टी सीएम समेत कुल 17 मंत्रियों की किस्मत का फैसला होना है। उधर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की सीट पर भी 6 नवंबर को ही मतदान होगा। इस तरह कुल 1314 उम्मीदवारों का फैसला पहले चरण में होता। तो बिहार में पहले चरण का प्रचार भले थम गया हो, लेकिन चुनावी मुद्दों पर जुबानी प्रचार नहीं थमने वाला, क्योंकि आधी सीटों पर प्रचार थमा है, लेकिन बाकी सीटों पर प्रचार चलता रहेगा और इसी तरीके से रैलियां भी होती रहेगी। जिन मुद्दों पर चुनाव में वोट मांगे जा रहे हैं, वो मुद्दे भी हावी रहेंगे। वैसे अभी तक बिहार में रोजगार, महिला, जंगल राज, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, रोड उद्योग से लेकर मंदिर और धारा 370 से लेकर ऑपरेशन सिंदूर ऐसे तमाम मुद्दों पर वोट मांगे गए हैं। लेकिन सबसे प्रभावी मुद्दा जो नजर आ रहा है वो रोजगार है। उनमें रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा दिखता है, क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव ने सरकार बनने के 20 महीनों के अंदर 2 करोड़ सरकारी नौकरी देने की शुरुआत करने का वादा किया, तो एनडीए ने 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का वादा किया। महिलाओं को नकद सहायता का मुद्दा भी बढ़ा रहा है। महागठबंधन ने अब 14 जनवरी को 1 साल की एक मुश्त 30,000 रुपए की राशि गरीब महिलाओं को एक साथ खाते में जमा करने का वादा कर डाला। तो एनडीए ने चुनाव से पहले ही 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा महिलाओं को 10-10 हजार रुपए पहले ही दे डाले। इसी तरह कानून व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा निकला है। खास करके दुलारचंद यादव की हत्या के बाद एक बार फिर महागठबंधन ने नीतीश राज में 70,000 हत्याओं और अपराधियों को संरक्षण का आरोप लगाना शुरू कर दिया है। तो दूसरी ओर एनडीए लगातार लालू रबड़ी के जंगल राज का हवाला दे रहा है। भ्रष्टाचार का भी मुद्दा है, पहले चरण में उभर कर साफ निकला है, जिसमें महागठबंधन की ओर से 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो एनडीए की ओर से लालू रबड़ी राज के दौरान चारा घोटाले से लेकर नौकरी, जमीन, अलकतरा घोटाले तक के तमाम मुकदमे गिनाए जा रहे हैं। और इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच अपनी बात पहुंचाने के लिए दोनों ही गठबंधनों की ओर से तमाम वीआईपी स्टार प्रचारक मैदान में उतारे गए। एनडीए की ओर से देखें तो खुद प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कमान संभाली थी। एनडीए की बाकी सहयोगी दलों के नेता भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। उधर महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव और राहुल, प्रियंका ने कमान संभाली। जन स्वराज के प्रशांत किशोर खुद ही प्रचार कर रहे हैं, जबकि सबसे ज्यादा 118 उम्मीदवार उनके ही है जो पहले चरण में लड़ रहे हैं। और पहले चरण में वैसे तो मुद्दों की लड़ाई हुई है, दावे और वादे हुए हैं, लेकिन इस बार बिहार में पहले चरण के मतदाता से पहले कट्टे और क्रूरता ने सुशासन में कुशासन का शोर मचा दिया। बिहार के मोकामा में हत्या की एक भयानक घटना हो गई। मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह और जनसुराज उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई और उसमें आरजेडी के पूर्व नेता और जनसुराज के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई। दुलारचंद के घरवालों की शिकायत पर नीतीश कुमार की पार्टी के उम्मीदवार अनंत सिंह को गिरफ्तार कर दिया गया। जब मोकामा में चुनाव प्रचार की कमान अब केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने खुद संभाली। पहले ही चरण में प्रचार के दौरान दिए भाषण के कथित वीडियो को लेकर ललन सिंह को चुनाव आयोग का नोटिस भी आज मिल गया। तो पहले चरण का प्रचार कुछ इस तरह खत्म हुआ है। अब 18 जिलों की 121 सीटों पर यानी करीब करीब आधा बिहार एक दिन के बाद यानी 6 नवंबर को वोटिंग करने जा रहा है। इनमें गोपालगंज की 6, सिवान की 8, सारण की 10, बक्सर की 4, भोजपुर की 7, पटना की 14, वैशाली की 8, मुजफ्फरपुर की 11, दरभंगा की 8, समस्तीपुर की 10, नालंदा की 7, शेखपुरा की 2, लखीसराय की 2, बेगूसराय की 7, मुंगेर की 3, खगड़िया की 4, सहरसा की 4, मधेपुरा की 4। इन सभी सीटों पर वोटिंग होनी, यानी कुल 121 सीटों पर वोटिंग होगा। और इन्हीं सीटों में एनडीए की ओर से दोनों डिप्टी सीएम यानी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, यहां पर भी इनकी सीटों पर भी वोटिंग होना है। एनडीए सरकार के कुछ 17 मंत्री पहले चरण में अपना भाग्य आजमा रहे हैं
उधर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव यानी राघोपुर और महुआ की सीट पर, वहां पर भी वोटिंग होने वाला है। तो पहले चरण की 121 सीट की अगर बात की जाए तो कई सीटें ऐसी है कि जहां सीधी टक्कर है, यानी वोटर को इधर उधर नहीं देखना है। दो राजनीतिक दलों के बीच या दो राजनीतिक गठबंधनों के बीच में एक को चुनने का मजबूत विकल्प उनके सामने। 36 सीटें ऐसी है जहां पर जेडीयू और आरजेडी के बीच में सीधी टक्कर है। पिछली बार आरजेडी और जेडीयू के बीच में करीब करीब 71 सीटों पर टक्कर हुई थी और जिसमें आरजेडी का स्ट्राइक रेट बेहतर रहा था। तो जेडीयू और कांग्रेस के बीच में 13 सीटों पर सीधा मुकाबला है। जेडीयू और लेफ्ट के बीच में 7 सीटों पर सीधा मुकाबला है। जेडीयू और वीआईपी के बीच में 2 सीटों पर सीधा मुकाबला है, जबकि बीजेपी और आरजेडी 23 सीटों पर टक्कर देंगे। कांग्रेस से बीजेपी की टक्कर 13 सीटों पर होगी। बीजेपी और लेफ्ट के बीच में 5 सीटों पर सीधा मुकाबला होने जा रहा है। तो बीजेपी और वीआईपी की 4 सीटों पर आमने सामने मुलाकात होगी। उधर एलजेपी और आरजेडी के बीच में भी 10 सीटों पर सीधी टकरार है। इसी बात को लेकर दरअसल एलजेपी सवाल उठा रही थी, क्योंकि 19 सीटों पर करीब करीब उन्हें आरजेडी के साथ में चुनाव लड़ना है, जबकि आरएलएम और आरजेडी के उम्मीदवार 2 सीटों पर एक दूसरे के सामने रहेंगे। तो यह मुकाबला कैसा रहने वाला है और आखिरकार किस गठबंधन के कौन से दावे पर मतदाता भरोसा कर सकते हैं? बिहार में अब एक बड़ी टक्कर होने जा रही है। एनडीए और महागठबंधन के बीच में 121 सीटों पर यह टक्कर होगी। हमारे साथ में शशि भूषण और रोहित सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं। रोहित सिंह, एनडीए के बारे में हम उनसे जानेंगे और महागठबंधन के बारे में हम जानेंगे शशि भूषण से। रोहित सिंह, आप ही से शुरुआत करते हैं, क्योंकि सत्ता में फिलहाल एनडीए है। कई मुद्दे एनडीए की तरफ से उछाले गए, कई सारे वादे किए गए और उसके साथ साथ चुनावी जिसे हम रेवड़िया भी कह सकते हैं, बहुत सारी चीजें पहले से ही बांट दी गई है एनडीए की तरफ से। लेकिन कौन सा मुद्दा एनडीए की तरफ से पहले चरण के इस चुनाव प्रचार में आपने देखा कि वो हावी रहा महागठबंधन के ऊपर? देखिए साहिल, सबसे दिलचस्प बात यह रही कि एक जो रेवड़ी कल्चर जिसका विरोध सभी करते थे, प्रधानमंत्री हो या नीतीश कुमार, उसका इस्तेमाल इस बार जो है चुनाव में किया गया है। मुफ्त में बहुत कुछ चीज़ें बांटी गई हैं। 10,000 रुपये मुख्यमंत्री महिला रोजगार से लेकर फ्री बिजली से लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं जो है, पेंशन स्कीम, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सबके जो है वो उसका जो रकम जो है वो बढ़ा दी गई है। यानी दिल खोलकर नीतीश सरकार ने जो है वो पैसे जो है वो बांटना शुरू कर दिए हैं, ताकि वोट जो है वो मिल सके, ताकि महिलाओं को खासकर जो है वो प्रभावित वो कर पाए, क्योंकि महिलाओं तक पहुंचने की बड़ी कोशिश यहाँ पर की गई है। मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह हमने देखा है कि महिलाओं को जब कैश बेनिफिट मिलता है तो उसका फ़ायदा जो है वो पार्टी को मिलता है, तो वो कोशिश की गई है। लेकिन साथ ही साथ जो सबसे ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला बीजेपी और एनडीए के लिए रहा है, उसने आखिरकार जो है सबसे टॉप प्रायोरिटी उसी की देखने को मिली है, जंगल राज। इतनी कुछ घोषणा के बावजूद भी आखिरकार हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में, 4-5 दिनों में प्रधानमंत्री ने ज़बरदस्त तरीके से जंगल राज को मुद्दा बनाया है। छर्रा, कट्टा, दुनाली, कई डॉक्टरों का अपहरण हुआ। एग्जाम्पल बता रहे थे कहाँ कहाँ डॉक्टर को जो किडनैप किया जाता था। गोलू प्रकरण का जिक्र किया गया कि एक छात्र को मुजफ्फरपुर में किडनैप करके मार दिया गया। तो तमाम चीज़ें जो जंगल राज को लेते हुए जो है प्रधानमंत्री ने जो है जंगल राज को बड़ा मुद्दा बनाया है। यानी एक तरफ जहां पर बेनिफिट्स जो है महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाएं जो है वो शुरू की गई हैं। लालू रबड़ी राज खत्म हुआ बिहार के भीतर, लेकिन आज भी 2025 में जब चुनाव प्रचार एनडीए की तरफ से किया गया, रोहित सिंह बता रहे थे कि जंगल राज पर ज्यादा फोर्स एनडीए के प्रचार में देखा गया। फिर वो प्रधानमंत्री ने प्रचार किया हो, अमित शाह ने प्रचार किया हो, या बाकी एनडीए के नेता खुद नीतीश कुमार के भाषणों में भी जंगल राज का मुद्दा कई बार छेड़ा गया। शशि भूषण, कैसे काउंटर महागठबंधन की तरफ से देखा गया? क्योंकि शुरुआत तो महागठबंधन की हुई थी वोट चोरी के मुद्दे को लेकर, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक वादे ही वादे तेजस्वी यादव की तरफ से किए जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने साहिल। शुरुआत हुई थी वोट अधिकार यात्रा से, जो वोट चोरी एसआईआर की प्रक्रिया हुई बिहार में, उसको लेकर के एक चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश राहुल गांधी ने की थी। तेजस्वी यादव भी उनके साथ जुड़े थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की घोषणा हुई या चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ी प्रचार की, वो मुद्दा कहीं पीछे छूट गया। तेजस्वी यादव भी ये समझ गए कि एसआईआर या चुनाव के पहले जो प्रक्रिया अपनाई गई, जिसको वोट चोरी को लेकर के राहुल गांधी कैंपेन कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, वो मुद्दा उतना प्रभावी जमीन पर होगा नहीं। इसीलिए शायद उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव किया। तेजस्वी यादव अपने पुराने एजेंडे पर लौटे। बिहार में जो क्राइम की स्थिति रही उस पर सरकार को घेरा, करप्शन की जो स्थिति है निचले स्तर तक
वहां पर घेरेबंदी की। और अब तेजस्वी यादव लगातार ये कहते रहे चुनाव प्रचार के दौरान कि नीतीश कुमार की सेहत अच्छी नहीं है। नतीजा ये हुआ कि तेजस्वी वाले एजेंडे पे राहुल गांधी भी आए और राहुल गांधी ने भी आज ही जनसभा जो कि उसमें कहा कि नीतीश कुमार रिमोट से ऑपरेट हो रहे हैं, उनके पास उनका जो रिमोट है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो अब मुद्दा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पे आके टिक गया है। जंगल राज को लेकर के जिस तरह सवाल उठा रही थी भारतीय जनता पार्टी, उसको जो मौजूदा सरकार के अंदर क्राइम की स्थिति है बिहार में, उसके जरिए काउंटर करने का प्रयास। और इस सबके बीच जो सबसे अहम बात आप बता रहे थे कि जो घोषणाएं हैं, पिटारा है वादों का, वो तेजस्वी यादव ने खोल रखा है। देखिए आज जब चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, मतलब अब तो चुनाव प्रचार रुक गया 121 सीटों पे, तो तेजस्वी यादव ने सुबह सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कह दिया कि जो महिला सम्मान राशि, योजना की राशि अगर सरकार उनकी बनेगी तो वो एक मुश्त राशि पूरे 30,000 रुपए की किस्त जो है वो 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति इसी बात पर चर्चा करनी होगी, क्योंकि एक नया एमवाई समीकरण बिहार के भीतर खुलने जा रहा है। इससे पहले एमवाई की बात जब की जाती थी तो मुस्लिम यादव समीकरण की बात की जाती थी, और क्या लगता है कि अब बिहार के भीतर महिला और युवा ये एक नया समीकरण बनने जा रहा है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। शशि भूषण, रोहित सिंह, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर देख लेते हैं, क्योंकि बिलासपुर में मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन के बीच में टक्कर हुई है। 2 की मौत की खबर भी इस वक्त आ रही है। मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन के बीच बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ में ये हादसा हुआ है। टीम वहां पर मौके पर रवाना कर दी गई और एक ही ट्रैक पर, ये तस्वीरें भी आप सीधी देख सकते हैं, एक ही ट्रैक पर दोनों ट्रेनें एक दूसरे के सामने आ गई। सुमी राजप्पन हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सुमी, क्या जानकारी हमारे पास में अब तक जानकारी दे रही है कि 2 मौतें और 12 घायल इसमें हो सकते हैं। ये तस्वीरें भी हम यहां पर देख रहे हैं, कितना बड़ा हादसा लग रहा है। जी बिल्कुल साहिल, ये बहुत बड़ा हादसा है। बिलासपुर के करीब लाल खदान रेलवे स्टेशन के पास ये भयानक ट्रेन दुर्घटना हुई है और अधिकारियों ने अब तक 2 लोगों की मृत्यु की पुष्टि की है, आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है। लेकिन खबर ऐसी, जानकारी ऐसी आ रही है कि 6 मौतें अभी तक हो गई हैं। और रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी बताया है कि फिलहाल 2 शव ही फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि एक मालगाड़ी और जो रेलगाड़ी है वो आमने सामने से भिड़ंत हो गई है और जो कोच है वो रेल पटरी से बाहर हो गई। इस हादसे में दर्जन से ज्यादा जो पैसेंजर्स हैं वो घायल भी बताए जा रहे हैं। लेकिन अगेन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक रेलवेज ने, SECR ने, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेल ने नहीं की है, जिसमें से कुछ की स्थिति थोड़ी सी क्रिटिकल भी है, चिंताजनक है। रेलवे के बचाव दल तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई है और इनफैक्ट राहत कार्य यानी इमरजेंसी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी लगातार चल रहे हैं और बचाव अभियान भी लगातार जारी है। सूत्रों के हिसाब से टक्कर का जो प्रभाव था वो बहुत ज्यादा तेज था, इतना ज्यादा तेज था कि एक दूसरे के ऊपर ही जो गाड़ियां हैं वो चढ़ गई हैं, जिससे पूरे इलाके में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक पैनिक चिकन एक माहौल बन गया है। और खबर मिलते ही जो रेलवे की जो आपात टीम है, इमरजेंसी टीम है और रेलवे सुरक्षा बल है, वो सभी इस मौके पर पहुंच गए हैं और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो फिलहाल जोरों शोरों से चल रहे हैं। लेकिन अभी जो आधिकारिक पुष्टि की गई है वो 2 लोगों की मृत्यु की गई है रेलवे द्वारा, लेकिन बताया जा रहा है कि 6 से अधिक मृत्यु हो चुकी है। नहीं, ये तस्वीरें भी हम यहां पर सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। इस पे साफ दिखाई देता है कि वो पैसेंजर ट्रेन पर वो डिब्बा चढ़ा हुआ है। मालगाड़ी पर पैसेंजर ट्रेन का डिब्बा यहां पर चढ़ा हुआ यहां पर नजर आ रहा है। फिलहाल 2 की मौत की खबर की पुष्टि है। जरा एक बार देख लेते हैं कि जिन 121 सीटों पर, जिन 18 जिलों में वोट डाले जाएंगे 6 तारीख को, वहां पर 2020 में किस तरीके की स्थिति उभरी थी। ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि एलजेपी तब अलग चुनाव लड़ रही थी, वीआईपी एनडीए के खेमे में थे, जो इस वक्त महागठबंधन के खेमे में। लेकिन एक बार जरा नजर डाल देते हैं। नजर डालें तो समझ में आता है कि 2020 में सबसे ज्यादा सीटें इन 121 में से आरजेडी ने जीती थी 42, उसके बाद बीजेपी का नंबर था। लेकिन बीजेपी ने 49 सीटें लड़कर 32 सीटें जीती थी, यानी सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट बीजेपी का रहा इन 121 सीटों पर। उसके बाद आरजेडी का नंबर आता है, जबकि जेडीयू ने सबसे ज्यादा सीटें दरअसल इस चुनाव में यहां पर लड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ 23 सीटें जनता दल यूनाइटेड यहां पर जीत पाई थी। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सबसे लोएस्ट रहा। 31 सीटें कांग्रेस ने 121 में से पिछली बार 2020 में लड़ी थी, जबकि सिर्फ 8 सीटें कांग्रेस यहां पर जीत पाई थी। जबकि एलजेपी की एकमात्र सीट जो बिहार की असेंबली में जीती थी वो इन 121 में से ही आती है।
तो महागठबंधन में 121 में से 61 सीटें जीती थी, जबकि एनडीए के खेमे में 59 सीटें गई थी और एलजेपी की एक सीट यहां पर आई थी। कुल मिलाकर देखें तो काफी क्लोज कंटेस्ट पिछली बार इन 121 सीटों पर देखा गया था। करीब करीब सिमिलर सीटें नजर आती है, 61 और 59, लेकिन आरजेडी का दबदबा भी उसके साथ में यहां पर नजर आता है। और उसके साथ एक चीज और भी इसमें नजर आती है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन करने के बाद उनका स्ट्राइक रेट 2015 के मुकाबले 2020 में कितना बेहतर हुआ, वो भी इन 121 सीटों पर नजर आता है। तो शुरुआत मुझे इसी से करनी है प्रदीप गुप्ता, कि आखिरकार 2020 की तरह क्या इस बार भी हम बिहार के भीतर ये क्लोज कॉन्टेस्ट देख रहे हैं, एमजीबी, महागठबंधन और एनडीए के भीतर? क्या लगता है आपको? आप म्यूट पर है प्रदीप गुप्ता। हाँ, थैंक यू। साहिल, जहां तक लगने का सवाल है तो अब लगने का दौर खत्म हो गया। अब 5 बजे से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो जारी हो गया है, तो अब हम जैसे लोगों के लिए कुछ भी प्रेडिक्शन या कुछ भी कह पाना जरा मुश्किल है। लेकिन बहरहाल राजनीतिक समीकरण की जहां तक बात करें तो जैसे पिछले बार की बात करी तो बस वो सबको पता ही है, बट फिर भी एक बार मैं लोगों के संज्ञान के लिए बता दूं कि पिछले बार लग तो रहा था, बहुत ही करीबी मामला था, 110 और 125 सीटें महागठबंधन और एनडीए की आई थी। लेकिन इस बार उसमें परिवर्तन ये हुआ है कि वीआईपी ने, जो साहनी की जो पार्टी है, उसने एनडीए के साथ चुनाव लड़ा था और एलजेपी ने अलग चुनाव लड़ा था। तो यदि एलजेपी पिछले बार साथ में चुनाव लड़ी होती, जो कि एलजेपी ने जेडीयू के अगेंस्ट ही अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, खासकर बीजेपी के अगेंस्ट खड़े नहीं किए थे, और करीब 33 सीटों के ऊपर जेडीयू का प्रोस्पेक्ट डेंट किया था, और उसके चलते जेडीयू जो है अर्ली 40 यानी 41-42 सीटों के ऊपर सिमट गई थी। यदि एलजेपी साथ में लड़ी होती तो ये जो अंतर हम 110-125 का देख रहे हैं, अर्थमेटिक से ही सही, भली पूरे के पूरे वोट 6% मिले थे एलजेपी को, बट 6 के 6 शायद एक साथ शामिल नहीं होते एनडीए में, कुछ तो एंटी बीजेपी या एंटी जेडीयू वोट रहे होंगे उसमें। तो 158/110 का आंकड़ा बनता है ये अर्थमेटिक के लिहाज से। लेकिन क्योंकि अलग चुनाव लड़ा था, इस बार साथ में लड़ रहे हैं, तो इस बार उस दृष्टिकोण से देखें तो एनडीए थोड़ा सा भारी महसूस होता है यहाँ पे आज की परिस्थिति में। लेकिन जहां तक बिहार का सवाल है तो बिहार में आप अभी बात कर रहे थे एमवाय समीकरण वगैरह वगैरह, मैं आज भी कहूंगा, मेरा ऐसा पूरा मानना है कि बिहार में जो डेमोग्राफी प्ले पे होंगी, जो देखने वाली बात होगी, आज भी 80 से 90% लोग अपने जातिगत आधार पे वोट करेंगे। तो कहने का मतलब इम्पैक्ट की हम बात कर रहे हैं, किस डेमोग्राफी का कितना इम्पैक्ट होगा, कितना प्रभाव करेगा चुनाव के नतीजों में, उसमें जाति आज भी नंबर 1 है। नंबर 2 महिला, जो कि 50% तो है, लेकिन बिहार के संदर्भ में वोट जो पड़ते हैं उसमें 50% महिला नहीं होती, उसमें 55 महिला होती है जो 100 वोट आते हैं, और 45 के करीब पुरुष होते हैं टर्नआउट में। इलेक्टर में जरूर महिलाएं 1-2 लाख कम है पुरुषों से, लेकिन जब वोट टर्नआउट होता है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पुरुष खासकर बिहार के बाहर होते हैं, प्रवासी होते हैं। तीसरी जो बड़ी चीज है वो है यूथ की। यूथ का रिप्रेजेंटेशन हम 18 से 25 उम्र का एक मान लें, जो पहली बार के आसपास वोट करेंगे, वो करीब 15% का समावेश होता है। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा लेकिन लगा हुआ है, 2 तरीके के लेकिन है, कि जो यूथ होता है वो होता 15% है, लेकिन कई वजहों से वो वोट नहीं कर पाते हैं, उनका बाहर रहते हैं वगैरह वगैरह, तो उनका परसेंटेज टर्नआउट में 15 से भी नीचे आ जाता है। यदि हम पिछले बार का टर्नआउट देखें 56% के आसपास, तो वो 13% के आसपास आ जाता है 15 में। लेकिन यहाँ फिर एक लेकिन आता है कि आज की डेट में यूथ अपने घर पे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। पुराने जमाने में जो घर का मुखिया होता था वो तय करता था किसको वोट करना है, क्या करना क्या नहीं करना, कहने का मतलब निर्णय लेता था। आज की डेट में यूथ जो है अपने पूरे के पूरे घर को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये जो 3 डेमोग्राफी के हिसाब से, और फिर रह गए जो आपने मुद्दों की बात करी, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, बिहार के खासकर संदर्भ में बात करें तो, और चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, इन सारे के सारे लब्बो लबाज के बीच में
वादे दावे और फिर जनता को अपने परसों से शुरू करके पहले चरण में अपने इरादे स्पष्ट करने हैं। तो इस बार बिहार का जो चुनाव है कई मायनों में अलग है। जैसे एक प्रशांत किशोर की भी बात करनी जरूरी है कि एक नई पार्टी का बिल्कुल पदार्पण करेंगे। हो गया बिहार के अंदर, जो कि करीब करीब 240 सीटों पे 243 में से चुनाव लड़ रहे हैं, एक दो सीटों के ऊपर उनके रद्द हो गए। तो एक वो हो गया, और दूसरा शुद्धिकरण हो गया, वोटर शुद्धिकरण। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो इस चुनाव के पहले की राजनीतिक या चुनावी गतिविधियां थी या समीकरण थे, जो जिसके आधार पे हम ये तय कर पाते थे कि किसके चांस है जीतने के, इस बार ये सब कुछ बदल चुका है। तो बहुत यानी इस बार इंटरेस्टिंग का होगा। प्रेडिक्शन थोड़ा सा मुश्किल होगा प्रदीप गुप्ता। और मैं आपको प्रेडिक्शन आज नहीं पूछूंगा, 11 तारीख को जरूर आपसे पूछूंगा कि आपका क्या प्रेडिक्शन होगा करके। और प्रशांत किशोर की भी बात करेंगे और नीतीश कुमार की भी बात करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन शशि शेखर, यही सवाल आपके पास लेकर मुझे आना है शशि जी, कि आखिरकार पिछली बार 2020 में समीकरण तो सभी अभी प्रदीप गुप्ता ने भी आपके सामने रखे ही हैं, आपको भी पता ही है ये सब चीज के बारे में, लेकिन कुल मिलाकर क्या इस बार भी जिस तरीके से प्रचार देखा गया, आखिरी समय तक वादे किए जा रहे हैं, आखिरी समय तक जंगल राज की याद दिलाई जा रही है जो 20 साल पहले खत्म हो चुका है, यानी लालू रबड़ी राज पिछले 20 साल से तो है नहीं बिहार के भीतर। क्या आपको इस बार भी लगता है कि 2020 की तरह कांटे की टक्कर होगी, या इस बार का चुनाव प्रचार के बाद पहले चरण में ही आपको नजर आ रहा है कि चीजें क्लियर पिक्चर निकलकर सामने आ सकता है? साहिल, टक्कर तो कांटे की है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और मैं इसके 2-3 वजूहात आपको बताता हूँ। पहली बात यह है कि नीतीश कुमार की जो एंटी इनकम्बेंसी होने के जो चांसेस थे, वो जो उन्होंने 10,000 रुपए दिए, उससे वो एकदम से प्रो इनकम्बेंसी में बहुत सी जगहों पर हमने देखा गया। महिलाओं से बात करवाई है अपने संवाददाताओं से, तो उन्होंने कहा कि महिलाओं का कहना है कि हमारे लिए सबसे अच्छी जोड़ी है मोदी और नीतीश कुमार की। ये भी एक सच है कि 60% के आसपास वोट किया है पिछले 2 चुनावों में महिलाओं ने। एक बार 59 पॉइंट समथिंग था, एक बार 61 पॉइंट समथिंग था, तो 60% उसका एग्रीगेट ले लेते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद एक लहर जरूर इस बात की है कि बेरोजगारी यहाँ की दूर होनी चाहिए। पलायन को लेकर एक सामूहिक पीड़ा वहां पर व्यक्त की जाती है, और वो पलायन की पीड़ा बहुत मुखर है जब हम युवाओं से बात करते हैं। एक परिवर्तन हमने ये भी देखा गांवों में कि बहुत से लोग इस बार पहले से ही उन्होंने रिजर्वेशन करा लिए थे और वो लौट कर आ गए कि हमें वोट डालना है। हालांकि ये थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि बहुत सी पार्टियां भी उनको फंड करती हैं कि आप आइए और आकर वोट अपना डालिए। लेकिन अगेन वहां पर भी महिलाएं हैं। शराबबंदी, 10,000 रुपए, और नीतीश कुमार को हल्के में लेने की इसलिए जरूरत नहीं है कि उनकी जो साइकिल स्कीम थी उसने बिहार के सामाजिक परिदृश्य को नाटकीय तरीके से बदला। जब साइकिलें लेके लड़कियां निकली तो जैसे खुली हवा में तैरने लगी। आज उनमें बहुत सी लड़कियां माएँ हैं, वो दूसरी पीढ़ी की लड़कियां हो गई हैं, और नई पीढ़ी की लड़कियां वो फायदा उठा रही हैं। इसका अगर आप देखिए तो 2000 का आंकड़ा उठाइए और 2024 का आंकड़ा उठाइए स्कूल जाने वाले बच्चों का, तो वो अंतर जो है लगभग 60% से ज्यादा है। तो बहुत साफ है कि बिहार में महिलाओं में एक जागरूकता है। 25% टोटल महिलाएं बिहार के टोटल पुलिस फोर्स में हैं। ये बहुत कम स्टेट्स में होगा मुझे लगता है। तो ये एक डेमोग्राफिकल उन्होंने एक चेंज लाया वहां की सोसाइटी में। लेकिन 20 साल बाद वो जादू कितना चलता है, कितना नहीं चलता है, ये देखने की बात होगी। तेजस्वी का जहां तक सवाल है, वो पिछली बार कुल 12,000 वोटों से हारे थे। इस बार भी टेम्पो ऐसा नहीं है कि उनका कोई खराब हो गया है या एक तरफा दिख रहा है। मैं थोड़ा सा इस बात से सहमत हूं कि वहां जात पात है, लेकिन बिहारी ही है जिसे जात पात को धता भी बताई है 2 बार, तो मेरी याद में। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार इस बार जो वोट करेगा वो बड़ा दिलचस्प होगा। हार जीत की कोई भविष्यवाणी मैं नहीं कर रहा, लेकिन इतना तय है कि इसको अगर अंग्रेजी में कहें तो रेजर थिन कॉन्टेस्ट है। काफी थिन कॉन्टेस्ट यहां पर है, और 2020 में भी इसी तरीके की कॉन्टेस्ट देखी गई थी, और आखिर में चुनाव क्लियर हुआ और पता चला कि आखिरकार कौन जीत रहा है। लेकिन यह बात भी सच्चाई है कि 2010 के बाद
बिहार ने किसी भी पार्टी को मैसिव मैंडेट इस तरीके से नहीं दिया है। 2015 में महागठबंधन को दिया गया था क्योंकि तब लालू और नीतीश कुमार एक साथ चुनाव वहां पर लड़ते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन आशुतोष, सवाल घुमाकर वही आपके पास आएगा, 2020 की स्थिति 2025 में है, या जिस तरीके से प्रदीप गुप्ता कह रहे हैं कि पूरी अलग स्थिति इस बार उभर कर सामने आएगी, क्योंकि इस बार दोनों गठबंधनों के तरफ से कई सारे वादे, लेकिन उसके साथ साथ सरकार के तरफ से डायरेक्ट ट्रांसफर के जरिए चुनाव से पहले पैसे महिलाओं के खाते में जाते हुए नजर आ रहे हैं। और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि प्रदीप गुप्ता ने यूथ का भी मुद्दा यहां पर छेड़ा है। 4 में से एक, 18 से 25 की बात उन्होंने करी थी, 18 से 30 तक अगर हम देखें तो 4 में से एक वोटर यूथ वोटर है। और इस बार शशि शेखर जिस तरीके से कह रहे हैं कि कई सारे लोग बिहार में आकर वोट डालना चाहते हैं, छठ पूजा के लिए आए हुए और वहां पर रुककर वोट करना चाहते हैं, यह कितना बदलाव ला सकते हैं, कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है? देखिए साहिल, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का जो ईमानदार विश्लेषण तो होता नहीं है। इसलिए नहीं विश्लेषण होता है क्योंकि जो हालत मीडिया की है, जो हालत अखबारों की है, उसमें ईमानदार विश्लेषण की कोई संभावना भी दिखाई नहीं पड़ती है। हकीकत यह है कि एक समय बिहार का कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान के जीडीपी में 6% था। 1990 में यह कंट्रीब्यूशन 4% के आसपास हुआ और नीतीश कुमार के रहते रहते यह कंट्रीब्यूशन 2.47% का हो गया है। अगर यह विकास है तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना है। आज भी बिहार के अंदर 6.47% लोग सिर्फ ग्रेजुएट हैं, सिर्फ ग्रेजुएट है। 4% लोग हैं जो 50,000 से ज्यादा की इनकम है, जिनकी 4% हाउस होल्ड। और उसमें भी अगर आप जिस ईबीसी की वो नुमाइंदगी करते हैं, जिस दलितों की नुमाइंदगी करते हैं, अगर उसका आंकड़ा लेंगे तो हमारे ख्याल से हम सबको बैठ के रोना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन सुशासन बाबू का नाम उनके नाम से चलता है और कोई आदमी उसमें बोलने की गुजारिश नहीं करता है। और उन्हीं की पार्टी के नेता है ललन सिंह। जिस तरीके से कल उन्होंने जाके अनंत सिंह को डिफेंड किया, उसमें किसी भी नेता को, किसी भी पार्टी के नेता को और किसी भी पत्रकार को शर्म आनी चाहिए। मतलब एक कैबिनेट मिनिस्टर जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा, कह रहा सब लोग जाके अनंत सिंह बन जाइए। मतलब ये अगर राजनीति का स्तर हो गया है तो फिर किसी को कुछ कहना ही नहीं चाहिए। फिर और तीसरी बात क्या है, क्या बिहार के अंदर जाति को लेकर समीकरण है? सही बात है, कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जातियों का समीकरण आप बिठा लें और उसके बाद बिहार लगातार पिछड़ता जाए, पिछड़ता जाए, पिछड़ता जाए, कट्टे, तमंचे, बंदूक, पिस्टल, दुलारचंद यादव, अनंत सिंह सबकी बात करते जाए, इसका क्या अर्थ है? तो असली चीज यह है कि क्या चुनाव के बाद बिहार की स्थिति में कुछ बदलाव दिखाई पड़ रहा है? मुझे कोई स्थिति बदलाव में दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पिछले 20 साल में बिहार जो राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से विकास हुआ है उसमें पीछे गया है, आगे नहीं गया है। कहने को आप कह सकते हैं कि बिहार की सड़कें बड़ी अच्छी हो गई, तो हिंदुस्तान के हर राज्य की सड़कें बिहार की तुलना में बहुत बेहतर हुई हैं। हाईवे का जाल बिहार की तुलना में हर जगह बेहतर हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, आप देख लीजिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या दुलारचंद की हत्या के समय को लेकर। नहीं, ये असली सवाल क्या है? ये तो आप बिहार की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या इसका असर चुनाव पर पड़ेगा? क्या बिहार की जनता वोट डालते समय इसका विचार करके वोट डालती है? यह बात भी तो कहीं ना कहीं आती है ना। नहीं साहिल, तो फिर हम और क्या डालेगी इस बार? से कर लेंगे। अनंत सिंह का इतना कल भी हमने चर्चा की है, इसी शो में हमने कल चर्चा की थी इस पूरे मुद्दे को लेकर। क्या इसका असर जमीन पर नजर आएगा? अनंत सिंह तो बार बार चुनाव जीत रहे हैं, उसके बावजूद। साहिल, मैं जमीन की बात ही नहीं कर रहा हूं। एक केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर जिस तरीके से ओपनली एक अपराधी को, हत्या के मामले के अपराधी को डिफेंड कर रहा है और पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कह रहा है कि आप सब लोगों को अनंत सिंह बनना चाहिए। अगर यही चीज किसी शहाबुद्दीन के परिवार के बारे में कोई महागठबंधन का नेता अगर कह रहा होता तो क्या हालत होती आप समझ सकते हैं। सुबह से शाम तक सिर्फ लाइव चलता होता इस पे। मैं दूसरी बात कहने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा आदमी किसी केंद्रीय कैबिनेट में रह कैसे सकता है? और अगर रह सकता है तो फिर बिहार के जंगल राज की बात करना बेईमानी है, इसका कोई अर्थ नहीं है। जहां तक चुनाव का प्रश्न है, मैं बहुत ईमानदारी से कह सकता हूं इसको कि जिस तरीके से वोट चोरी के आरोप लगे हैं, तो कल चुनाव के नतीजे कुछ भी हो जाएंगे, हम आप अपने हिसाब से उसका विश्लेषण करके बता देंगे क्यों जीता और किसने जीता। लेकिन वोट चोरी के आधार पर अगर चुनाव के नतीजे आने वाले होते
तो इससे पहले भी मौका था जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी, राजनीतिक पार्टियों के बीएलएस भी थे, वो भी उसमें शिरकत कर सकते थे, वो भी उसको रोक सकते थे। आज की स्थिति में किसका वोट कटा है उसके आधार पर भी निर्भर होगा कि आखिरकार कौन किसके पाले में वोट डालेगा। यह बात भी उसी बात की सच्चाई है। लेकिन विनोद अग्निहोत्री जी, जो आशुतोष यहां पर कह रहे हैं कि जो मोकामा में हुआ उसके बाद जंगल राज का प्रचार, क्या अब भी जंगल राज का प्रचार बिहार के भीतर हावी हो सकता है? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 18 से 30 साल की जो युवा है वो भी 4 में से 1 वोटर तो 18 से 30 साल के लोग हैं। उन्हें 20 साल पहले की, 25 साल पहले की, 30 साल पहले की कहां यादें होगी? उनको पता भी नहीं होगा शायद। देखिए साहिल, जो 2005 से लेकर 2025 का जो बिहार है वो नीतीश कुमार का बनाया हुआ बिहार है। अच्छा बुरा जैसा भी है वो नीतीश कुमार का बिहार है। यानी नीतीश कुमार आज के बिहार की हकीकत है। अब उसमें जंगल राज है कि नहीं है, उसमें स्वास्थ्य सेवाओं की क्या हालत है, उसमें शिक्षा की क्या हालत है, सड़कों की, बिजली की, अभी आशुतोष ने जो आंकड़े दिए वो सब नीतीश कुमार के दौर का बिहार है। इसलिए नीतीश कुमार और एनडीए के सामने कोई नया नैरेटिव नहीं है इस समय बिहार को देने के लिए। आप जंगल राज की याद दिला रहे हैं, आप 10,000 रुपए खाते में भेज रहे हैं महिलाओं के कैंटीन कमेंसी को डाइल्यूट करने के लिए। कोई नई ऐसी कौन सी चीज एनडीए ने सामने रखी है जो बिहार के लोगों को लुभा सके? 2005 में जब नीतीश कुमार आए थे तो उनके सामने एक नया नैरेटिव था जो उन्होंने दिया था कि बिहार को सुशासन देना है, जंगल राज से मुक्त कराना है। आज सिर्फ अतीत का बोझ जो है, जो महागठबंधन पर है, उसकी याद दिला रहे हैं। तेजस्वी यादव एक उम्मीद पैदा कर रहे हैं, वो युवा है और वो बार बार कह रहे हैं कि हम 30,000 रुपए डालेंगे, हम हर परिवार को नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे। तो वो एक उम्मीद पैदा कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार को हकीकत माना जाए तो तेजस्वी यादव भविष्य की उम्मीद है। रही बात, अभी जैसे गुप्ता जी ने कहा कि चुनाव में जो समीकरण है इस बार बदले हुए हैं। चिराग पासवान एनडीए के साथ एकजुट है, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ हैं, तो साहनी साहब, मुकेश साहनी जो है वो महागठबंधन में है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सीमांचल की हम बात करते हैं, जिसमें पिछली बार जो कबाड़ा हुआ था महागठबंधन का, उस सीमांचल में इस बार ओवैसी साहब अकेले लड़ रहे हैं। पिछली बार वो पप्पू यादव और उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर लड़े थे, तब उनको सफलता मिलती 5 विधायक जिताने की और कई सीटें खराब करने की। इस बार ओवैसी साहब की स्थिति वही है जो 2015 में थी। 2015 में भी 24 सीटों पर लड़े थे वो और 0 पर सिमट गए थे। इस बार वो अकेले हैं। पप्पू यादव महागठबंधन के साथ है, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ है। तो ये सामाजिक समीकरण भी अपना असर दिखाएंगे। और जिन लोगों ने 2020 में एनडीए को वोट दिया और जिन्होंने महागठबंधन को वोट दिया, उसमें से कितने लोग इस बार महागठबंधन वाले एनडीए की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं या एनडीए वाले महागठबंधन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं? इसका विश्लेषण भी गुप्ता जी जैसे जो विश्लेषक है उनको करना चाहिए और शायद कर भी रहे होंगे। मुझे लगता है कि कांटे का चुनाव है ये, नैरेटिव कोई नया है नहीं, दोनों तरफ वादे हैं और इरादे हैं और सामाजिक समीकरण है। कुल मिलाकर के बिल्कुल मैं सहमत हूं इस बात से कि आखिर में चुनाव पूरी तरह से जाति और सामाजिक समीकरणों पर जाएगा और जिसके सामाजिक समीकरण जहां पर हावी होंगे वो निकालेगा। और इस चुनाव में दिलचस्प बात यह है कि कोई राष्ट्रीय मुद्दा उस तरह से प्रभावशाली नहीं दिख रहा है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा हो, चाहे वो जो राष्ट्रवाद का मुद्दा है या हिंदुत्व का मुद्दा है। ये मुद्दे उस तरह से विमर्श में नहीं है। लोकल मुद्दे ज्यादा विमर्श में है, पलायन का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, जंगल राज का मुद्दा, ये सारे मुद्दे जो बिहार के स्थानीय मुद्दे हैं वो विमर्श में हैं। ये एक बहुत देखने वाली बात है, क्योंकि एनडीए को हमेशा एज मिलता रहा है राष्ट्रीय मुद्दों पर। और एक बहुत बड़ी बात यह है जो मुझे लगता है प्रशांत किशोर की उपस्थिति निश्चित रूप से असर डालेगी। और प्रशांत किशोर की उपस्थिति जो सबसे बड़ी ताकत एनडीए की होती थी कि बिहार में पिछले 20 साल में वो लालू विरोधी वोट, एंटी लालू वोट का जो पोलराइजेशन होता था एनडीए के पक्ष में, इस बार क्या उस एंटी लालू वोट में कोई डिवीजन है? क्या वो एंटी लालू वोट का एक हिस्सा प्रशांत किशोर को भी जा रहा है? अगर वो जा रहा है तो ये नुकसान किसका होगा? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी वोट बढ़ने की बात तो हम करते हैं, लेकिन एंटी लालू वोट जो है वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? और मुझे लग रहा है अगर बढ़ रहा है तो फिर एनडीए को सोचना पड़ेगा कि उसकी भरपाई वो कहां करेगा। इसलिए चुनाव कांटे का है, पल्ला किसका भारी है। जैसा गुप्ता जी ने कहा, आचार संहिता लगी है, भविष्यवाणी न मैं करूंगा, न शशि जी करेंगे, ना आशुतोष करेंगे। हो सकता है सुधीर झा कर सकते हैं कि वो जमीन से जुड़े हुए पटना में बैठे हुए हैं, लेकिन चुनाव इस बार बहुत दिलचस्प है।
दिलचस्प चुनाव इसलिए भी है क्योंकि इस बार एक नया फैक्टर, पीके का जिक्र बार बार सभी लोग कर रहे हैं और अभी भी इस बात की कोई क्लैरिटी नहीं है कि आखिरकार वो वोट किसका काटेंगे, क्योंकि बेरोजगारी की बात होती है तो वहां पर प्रशांत किशोर भी रोजगार देने की बात कर रहे हैं, बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं। तो क्या तेजस्वी यादव को जाने वाला वोट भी वो काट सकते हैं, या सचमुच में जिस तरीके से माना जा रहा है कि एनडीए को एंटी इनकम्बेंसी का जो वोट है या अपर कास्ट वोट है वो भी वहां पर काट सकते हैं। टिकट भी उन्होंने काफी दिलचस्प दिए, करीब करीब 80 से ज्यादा अपर कास्ट टिकट्स उन्होंने यहां पर बांटे हुए और करीब करीब 50 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार भी उन्होंने इस बार चुनाव मैदान में उतारे हुए हैं। तो यह बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन प्रोफेसर संगीत रागी, बार बार नीतीश कुमार का जिक्र यहां पर आता है। कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि 2010 के बाद नीतीश कुमार के नाम की चमक बिहार की राजनीति में कम होती जा रही है। वो अभी भी एक तुरुप का पत्ता बने हुए हैं, क्योंकि वो जहां पर होते हैं उस गठबंधन की जीत हमेशा होती रहती है। आशुतोष कह रहे हैं कि उनका आकलन ठीक तरीके से होना चाहिए, लेकिन यह बात भी सही है कि नीतीश कुमार के बिना बिहार में कोई सरकार नहीं बन पाई है। तो क्या आज की स्थिति में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए बोझ बने हुए हैं, या नीतीश कुमार के अलावा बीजेपी वहां पर सरकार नहीं बना सकती? यही चुनाव प्रचार में देखा गया, क्योंकि शुरुआत तो हुई विधायक दल चुनाव चुनेगा, मुख्यमंत्री चुनेगा, उसके बाद नीतीश कुमार के नाम पर कहीं ना कहीं सब लोग एक साथ आते हुए नजर आए एनडीए के भीतर। साहिल, आज बहस पत्रकारिता पर नहीं थी और पत्रकारिता की नैतिकता पर बहस नहीं थी, लेकिन यदि बहस छिड़ी है तो दो लाइन हम भी जोड़ देना चाहते हैं। राडिया टेप वाली भी पत्रकारिता इस देश ने देखा है, वो दौर भी देखा है जब एक फर्स्ट फैमिली के दरबार में बैठे हुए पत्रकार किस प्रकार जो है वो कैश फॉर वोट पर टेप छुपा लिया करते थे। वो भी दौर इस पत्रकारिता ने देखा है। ये भी वो दौर इस देश की पत्रकारिता ने देखा है जब एक ही प्रकार का नैरेटिव जो है वो एक पार्टी विशेष के खिलाफ चलाया जाता था। ये भी वो दौर देखा है कि एक ही अखबार 22 एडिटोरियल एक पार्टी के खिलाफ लिखा है। ये भी पत्रकारिता का देव। मैं नहीं जानता कि गोदी मीडिया आज है या गोदी मीडिया तब था। तब तो सोशल मीडिया भी नहीं था। आज तो सोशल मीडिया में रोज रोज आकर के बैठते हैं और बोलते भी हैं, नरेंद्र मोदी के रोज कह रहे हैं। लेकिन आज तो बात बहुत अच्छे तरीके से कि भाई ललन सिंह ने, हम भी कहते हैं ललन सिंह ने जो बोला है वह गलत बोला है, लेकिन अपहरण, हत्या और अपराध की संस्कृति के नायक को लोग सामाजिक न्याय का पुरोधा के तौर में परोसने वाले कौन हैं? ये आपके पैनल पर बैठे हुए वही लोग हैं। यही लोग बैठ करके उनको सामाजिक न्याय का पुरोधा के तौर पर परोसते रहते हैं। जो बिहार के अंदर जिसने जंगल राज नहीं देखा है, जिसने देखा है कि खपड़ेलों से कैसे टूट करके पानी बरसा करते थे और वहां पढ़ने के लिए डेस्क नहीं होते थे, वहां पर गड्ढे होते थे सड़कों पर, उनको बिहार की समझ में नहीं आएगी। यहां बैठ करके टेलीविजन स्टूडियो में भोज आने से कोई फायदा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। उनको बिहार में क्या परिवर्तन आया है ये समझ में उनको नहीं आएगी। रही बात ये भागते क्यों हैं, जब लालू प्रसाद यादव के जंगल राज को जिसने नहीं झेला है, हम देखे हैं कि किस प्रकार से बिहार के जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है लालू ने अपहरण की संस्कृति पर बर्बाद कर दिया। जब वहां पर एक पार्टी, एक राष्ट्रीय एक दल का नेता की बेटियां जब स्वर्णालय में आभूषणों के यहां घुस जाती थी तो उनके लोग डर जाते थे कि पता नहीं कौन सा गले का चेन लेकर के यहां से चला जाएगा और लौटाएगा या नहीं लौटाएगा। वो अपराध की संस्कृति थी। इसलिए लोग याद दिलाता है कि जो आज परिवर्तन आया है वो उस परिवर्तन को वो लालटेन के युग में नहीं ले जाने देंगे। लेकिन मजेदार बात है कि पत्रकारिता के बड़े बड़े नायक और मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके लोग जो हैं वो आज की पत्रकारिता को कहते हैं कि उस पर तो बात नहीं की जा। अरे रोज तो आप गालियां देते हैं, रोज तो आप बोलते हैं। चलिए 2025 में लौटते हैं बारे में नहीं संगीत बात रागी जी। करते हैं। उसमें आपको लालू प्रसाद यादव में महिषा रहते हैं। बस एक हो गया अभी। ये रहा। जरा 2025 पे लौटते हैं। रही बात आज की बात। मुझे जरा एक बार बता दीजिएगा कि आपको अभी भी लगता है कि लोग नहीं, मुझे एक बार बता दीजिएगा संगीत रागी जी, एक सेकंड बता दीजिए मुझे कि क्या आपको भी लगता है कि बिहार के भीतर, लौट रहा हूं नहीं एक सेकंड मैं आता हूं ना, दोनों सवालों के एक साथ ही जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि आपने बातें गिनाई है तो मैं जरा आपको पूछ लूं। मुझे इस बात का भी जवाब दे दीजिएगा कि बिहार के भीतर जो मैंने आंकड़े गिनाए, 4 में से 1 वोटर 18 से 30 साल का है जिसने शायद लालू रबड़ी का राज नहीं देखा होगा, तो वो नीतीश कुमार का शासन देखकर ही बड़ा हुआ है। तो नीतीश कुमार के शासन के आधार पर ही वो वोट डालेगा, या आपको लगता है कि पुरानी यादें निकालने के बाद, जो प्रदीप गुप्ता कह रहे थे कि आज की स्थिति में युवा डिसाइड करता है
घर के भीतर की कौन किसको वोट डालेगा वो प्रभाव डालता है आपके फैसलों पर, तो वो किसको देखकर वोट डालेगा ये भी बता दीजिए, और नीतीश कुमार पर भी जवाब दे दीजिएगा। उसके बाद प्रदीप गुप्ता के पास साहिल जो लोग राष्ट्रीय जनता दल के और बाकी लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार बीमार हैं, तो नीतीश कुमार तो जब बारिश हो जाती है इसके बावजूद भी कार से यात्रा करके 3-3 सभाएं करते हैं। और जो नए सामंत हैं तेजस्वी, उनका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता है। जो दूसरा कौन बीमार है, कोई जाकर के कोलंबिया में बैठा रहता है, चुनाव के वक्त कोलंबिया में बैठा रहता है, या फुफ्फा जी की तरह दिल्ली में रूट करके बैठा रहता है, चुनाव में प्रचार नहीं करता है, और उसके प्रवक्ता आकर के टेलीविजन पर कहते हैं कि वहां एसआईआर वोट चोरी होती है। अरे भाई, वोट चोरी तो तब होती थी ना जब जिनको वोट देने का अधिकार नहीं था वो भी वोटर लिस्ट में थे, मरे हुए भी लोग वोटर लिस्ट में थे, जो यहां से विस्थापित थे वो भी वोटर लिस्ट में थे। मजेदार बात है, यदि एसआईआर होता है तो इनके पेट में दर्द इसलिए होता है क्योंकि आप गलत वोटों के जवाब दीजिए ना सर सवाल का। अरे भाई, शुद्धिकरण तो अच्छी बात है ना, सवाल का जवाब दीजिए। दूसरी बात, मैं सवाल उसका थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं। मुझे लगता है कि सामाजिक समीकरण आज के दिन में पिछली बार 7% के आसपास वोट आया था, और सामाजिक समीकरण जो है वो पूरी तरीके से एनडीए के पक्ष में है। जहां तक आप देखेंगे कि एलजेपी और लालू प्रसाद यादव, आपने बताया था कि दोनों जहां कंटेस्ट कर रहे हैं वहां टक्कर है। कांग्रेस पार्टी कहीं भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से सीधा टक्कर में है। जिन बहुतायत सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है वो सीधे भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है। और आज का वोटर, इसमें कोई बात नहीं है, आप इसमें दो राय नहीं है कि सारी चीजों में सामाजिक संगीत रागी को लगता है कि आज की स्थिति में भी वोटर 20 साल के नीतीश कुमार के राज के आधार पर वोट नहीं डालेगा, वो अभी भी 20 साल के पहले के राज के आधार पर वोट डालेगा। प्रदीप गुप्ता, क्या आपको भी यही लगता है? साहिल 10 सेकंड, मैं आता हूं आपके पास। प्रोफेसर रागी, बाकी लोगों से भी जाना है मेरे पास। अच्छा, आपने वैसा नहीं कहा। 10 सेकंड, हाँ 10 सेकंड, चलिए 10 सेकंड में निपटाइए। चलिए 10 सेकंड। मैं बिहार घूम करके आया हूं, और मुझे नीतीश कुमार के खिलाफ एक भी आवाज नहीं निकली है, जो 2020 के अंदर हमेशा बुरा रहे। लेकिन कोलंबिया से घूम करके आशुतोष आपके पास आऊंगा, लेकिन प्रदीप गुप्ता जो है वो वस्तु स्थिति से अवगत। चुनाव का प्रचार जब से शुरू हुआ तब से हम लगातार देख रहे हैं कि नीतीश कुमार की रेटिंग करीब हर सर्वे में हमने देखा कि वो डाउन थी, नंबर 3 या नंबर 4 पर हमेशा वहां पर रही है। नीतीश कुमार आज की स्थिति में कितना बड़ा फैक्टर है? और जो मैंने सवाल दरअसल संगीत रागी जी को पूछा था, आप ही जवाब दे दीजिएगा उस बारे में, नीतीश कुमार के बारे में खासकर। प्रदीप को मैं एक जनरल बात करता हूं कि कोई भी युवा की, जैसे आपने कल्पना एज ग्रुप बताया 18 से 30 हो या 35 हो, उसके आसपास, हम ये सब जानते हैं कि हम भी शामिल है। हमारी उम्र भली 30 साल से बड़ी हो, हम अपना आगे का भविष्य देखेंगे बजाय हिस्ट्री देखने के, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसी के चलते एनडीए ने भी 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डाले। वो ये देखते हैं कि आज मेरे पास क्या है और मेरा भविष्य अगले 5 साल में किस दिशा में जाने वाला है, इसके आधार पर लोग बाय एंड लार्ज निर्णय लेते हैं। हर चीज का थोड़ा समावेश होता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द समावेश प्रेजेंट और फ्यूचर के आधार पर ही होता है। रह गई बात नीतीश कुमार का, आपने सवाल पूछा, बट ये ऑब्वियस सी चीज है, 20 साल एक बहुत बड़ा अंतराल होता है राजनीति में। आप नवीन पटनायक जी को भी देख लीजिए, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे, बहुत अच्छा किया, जनता ने उनको 5 बार करीब 23 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे, 5 बार चुनाव जीते हैं। तो उसमें तो कहीं कोई शक या सवाल ही नहीं है कि नीतीश कुमार जी के साथ फटीग फैक्टर, एक चेहरा देखते देखते एक नयापन सबको चाहिए। वो बोलते हैं ना यार, रोज रोज कहाँ एक ही चीज को देखेंगे नया, बट सवाल है कि नएपन के तौर पे विकल्प में क्या मौजूद है, इस बात का ध्यान देना पड़ता है। तब मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब विकल्प की तरफ आप देखते हैं तो आपके सामने जो भी पेश है उसमें से आपको एक चुनना है। बिहार की जहां तक बात है, हिंदी पट्टी पूरा देख लीजिए, सबने बीजेपी के शासन का, राज्य के शासन का लाभ लिया है, लेकिन केवल बिहार ने नहीं लिया है।
तो बिहार का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये देखता है कि यार क्यों ना यहाँ भी एक बार तो बीजेपी की सरकार आ जाए। कब तक एक प्रदीप जी, वही कहीं पुरानी यही बात सरकार सुन के चलती तो है। बीजेपी विकल्प ये के भी है। नेता शुरुआत और में ये नहीं कह रहे थे कि विधायक दल चुनेगा नया नेता। आप जो कह रहे हैं वही बात तो नहीं सुनी थी बीजेपी के नेताओं ने, नहीं, इसीलिए तो मैं शुरुआत यार में कह रहे थे कि सीधी विधायक दल बात- का नेता चुनेगा। मैं तो सीधी सीधी बात करता हूँ, जनता के नजरिए से नेता क्या करते हैं वो तो करते हैं, उनको जो करना है वो करते हैं। अब मैं उनके बारे में क्या कहूँ, मैं ठीक है, जनता के बीच रहता हूँ, ठीक है, उनसे राय ठीक है। शुमारी करता हूँ, तो कोशिश करता हूँ उनके मन को जानने और टटोलने की। इसके आधार पे वो निर्णय लेते हैं। और एक वर्ग के साथ प्रशांत किशोर भी और एक वर्ग के साथ तेजस्वी यादव भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। विकल्प के तौर की बात ठीक है। कर रहा हूं मैं। कल के तौर पे अब जनता को करना है कि किसको ज्यादा मिलेगा। अब देखिए ना, पिछली बार दोनों को 37%, 37 केवल 12,000 ही तो थे ना, यानी 37% ने भी तो ये तय किया था ना तेजस्वी प्रसाद। इसीलिए तो ये सवाल था कि इस बार का चुनाव क्या 2020 के चुनाव की तरह तो नहीं जाएगा। सुजीत झा, 1995 से आप बिहार के भीतर चुनाव देख रहे हैं और कई बार बिहार में चुनाव का माहौल कहां पर घूम रहा है वो कई बार साफ दिखाई दिया था। 2020 में खास करके अगर हमने देखा तो पता नहीं चल रहा था कि कहां पर क्या होगा, काफी कांटे की टक्कर दिखाई दी थी। इस बार का चुनाव भी आपको उसी तरीके से नजर आ रहा है, खास करके फर्स्ट फेज का जब वोटिंग अब होने जा रहा है तो क्या आपको इस बार का चुनाव अलग दिख रहा है पिछले चुनाव के मुकाबले? देखिए, पिछले चुनाव से इस मायने में हम कह सकते हैं कि अलग है, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार ने इस बार रेवड़ियां बांटी है, आज तक नीतीश कुमार का ये स्वभाव नहीं रहा है कि वो चुनाव से पहले कोई घोषणा कर दे, उसको लागू भी कर दे। केवल घोषणा ही नहीं है, घोषणा पत्र पहले वो 7 निश्चय किया करते थे। अभी क्या है कि उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी है, 1,87,00,000 लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं, 1.5 करोड़ के करीब में महिलाओं को 10,000 रुपये दिए हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ा दिया, 1 करोड़ के लगभग में उनको फायदा हो रहा है, जीविका दीदियों को का बढ़ा दिया है, उनका भी 1,40,00,000 है। तो इसलिए कहीं भी उनके खिलाफ जो है, उनके खिलाफ कुछ भी सुनने को नहीं मिल रहा है, जबकि 2020 में ऐसा नहीं था। 2020 में काफी एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ लोग बोलते थे और सवाल भी करते थे। लेकिन इस बार ऐसा इसलिए नहीं किया जा रहा है के बाद का भी चुनाव था, बहुत कुछ उन्होंने दे दिया है और इससे लोग संतुष्ट है। बिल्कुल। तो ये जो है, ये एक बदलाव है, हम कह सकते हैं कि पिछले चुनाव से। और पिछली बार तेजस्वी यादव ने जो मुद्दा उठाया, देखिए रोजगार और नौकरी का जो मुद्दा उठाया, जो पहले कभी मुद्दा नहीं हुआ करता था बिहार में। बिहार में पहले क्या था, बिजली, पानी, सड़क, इसकी मांग होती थी, लेकिन रोजगार और नौकरी का मुद्दा तेजस्वी यादव ने बनाया और वो युवाओं को काफी उसने मतलब प्रभावित किया, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि 12,000 के यही सबसे बड़ा सवाल होगा कि क्या रोजगार का मुद्दा आज की स्थिति में बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आएगा या नहीं आएगा।